हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक डायलॉग है कश्मीर फाइल मूवी के अंदर, क्या हुआ सरकार आपकी है तो सिस्टम हमारा है। अब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में किस प्रकार से सरकार के साथ साथ जो सिस्टम है उसको भी बदला जा रहा है धीरे धीरे, जो कि भारतीय समाज और एज ए सिविलाइजेशन उसके लिए बहुत अच्छा ये होने वाला है। क्योंकि जो जो आपने देखा है, आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए किस प्रकार से कम्युनिस्टों और इन पंचमक्कारों को अलग अलग तरीका से सरकार और उनके जो इंस्टीट्यूशन है उनमें भर दिया था, और बाद में इन्होंने ही जाकर के बॉलीवुड हो या फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरीका से बदल करके रख दिया। आप देखते होंगे कि जितने भी भारत के महान व्यक्तित्व हुए हैं उनका जिक्र आपको एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, चाहे तो राणा प्रताप हो, चाहे महाराणा सांगा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के बुरफुकान हो, या फिर वो भी जो भी भारत वर्ष के जितने भी चिंतक हुए हों या फिर जितने योद्धा हुए हैं उनका उस तरीका का जब वर्णन नहीं मिलता। जिस प्रकार से पूरा जो मुगल है और उनको चमकाने का कार्य किया गया, जो आक्रांता जो आए उन्होंने जिस तरह के अत्याचार किए कि उनके उनके अत्याचारों को व्हाइट वॉश करने का जो कार्य इन्होंने किया, वो जो पाप है वो कांग्रेस के माथे है और जो आज तक इनको बोलने भी नहीं देता। लेकिन अब क्या है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने अभी इस इकोसिस्टम को जो है तोड़ना शुरू कर दिया है। और हम चाहते हैं कि जो हमारी सिविलाइजेशनल जो वैल्यूज हैं उनका और हमारी जो सिविलाइजेशन है यानी कि हिंदू सिविलाइजेशन, उसका रिसर्जेंस होना चाहिए। और आज हम यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने इस सिस्टम को जो है ब्रेक डाउन किया है कि सरकार भी हमारी होगी और सिस्टम भी हमारा होगा। आइए देखते हैं। यह राजनीतिक विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भाजपा मोदी शाह के नेतृत्व में एक सोची समझी रणनीति के तहत पुराने राजनीतिक इकोसिस्टम। अब जब आप इकोसिस्टम की बात सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि ये इकोसिस्टम है क्या। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंदिरा गांधी ने इस तरह के जो पंचमक्कार थे इनको जो है सरकार के इंस्टीट्यूशंस में भर दिया था, और इन्हीं लोगों ने जाकर के जो हिंदू सभ्यता थी या हिंदुओं के जो जितने भी जो हिंदुओं के जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं उनको एकदम तहस नहस से मिटा दिया, और जितने भी आक्रांता हुए उनको सिस्टम में डाल दिया। अब वही इकोसिस्टम हमको पढ़ाया गया, और मौलाना आजाद जैसे जो शिक्षा मंत्री हुए और बाद में बहुत सारे और हुए जो बिल्कुल ऐसे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ही एजुकेशन सिस्टम को बनाया। और आज जब आप देखते होंगे कि जो आरफा खानम शेरवानी हो या फिर जो रवीश कुमार जैसे लोग हो, या वो लिपस्टिक बाज जो है वो हो, या फिर जितने भी प्रसन्न वाजपेयी हो, इस तरीका के जो लोग हैं ये उसी इकोसिस्टम का पार्ट है। यानी कि इकोसिस्टम बनाया गया। कौन सा इकोसिस्टम? जो कि हमारी हिंदू सिविलाइजेशन के जो है अगेंस्ट आज भी है। और ये अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि ये शुरू से ऐसा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली धिम्मीपन की ही एक निशानी है। अब देखिए, अब ये जो इकोसिस्टम है ये जो है इसको व्यवस्थित रूप से जो है हम हमारी जो सरकार है उन्हें तोड़ रही है। यह सब संसद में आक्रामक रणनीति और दूरदर्शी संगठनात्मक योजना के माध्यम से हो रहा है। जब सरकार आई थी तो हमें भी यही लग रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस ने 2004 में सरकार बनाने के बाद 2005 में एनसीईआरटी जो है उसको करिकुलम जो है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया, और एक कमेटी बना करके जो जेएनयू है, जेएनयू तो आप जानते होंगे कि जेएनयू क्या है, इन पंचमक्कारों का अड्डा है जेएनयू, जैसे एएमयू है उसी तरीका का जेएनयू है। तो उनके जो प्रोफेसर है और जो इन्होंने अपनी तरीका के अपने सेम माइंड के जो लोग हैं जो इसी इकोसिस्टम के पार्ट है उनको ला करके एनसीईआरटी का लेखन करा दिया। अब ये एनसीईआरटी का जो लेखन है, पहली जो एनसीईआरटी थी वो थोड़ी सी तथ्यात्मक थी यानी कि फैक्चुअल थी। बाद की जो एनसीईआरटी आई उनके अंदर थोड़ा सा एनालिटिकल डाला गया। अब आप इनकी जो चोरी है उसको पकड़ नहीं पाओगे, यानी कि जो जहर है वो इस तरीका से है जिसमें ना तो गंध है ना तो महक है। अब वो मार तो आपको देगा क्योंकि गंध और स्मेल बेशक उसमें ना हो, लेकिन जहर वो पक्का है। अब यही तरीका का जो जहर है वो एनसीईआरटीज में डाल दिया गया, और इसी को पढ़ करके हमारी जो जनरेशन है वो बड़ी हुई। अब ये जो इकोसिस्टम है, और धीरे धीरे से जब हम 14 में सरकार आई, हमने लगा कि भाई हो सकता है कि 15-16 में दोबारा से वही एनसीईआरटी को दोबारा लिखा है, लेकिन सरकार ने इसको एक विजनरी थोड़ा देखा कि नहीं, अभी जल्दीबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे से हम इसका जो है इसकी जमीन को नीचे से खींचेंगे। क्योंकि अगर ये हमने ऊपर ऊपर के परिवर्तन किए तो आने वाले टाइम में अगर सरकारें बदलती हैं और न जाने फिर इसी तरीका की धीमी, ये भारत का जो अपना एक दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पर ये धीमी धीमी जो वर्ड है वो मैं आपको कभी बताऊंगा। धीमी जो लोग हैं उस तरीका के लालची कायर लोग जो है राजनीति में आए, और उन्हीं लोगों ने जो है आकर के ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है जिसने देश को बांटा, जिस विचारधारा ने उसी को पल्वित और पोषित करना प्रारंभ कर दिया। और आज भारत की जितनी भी पॉलिटिकल जितनी भी समस्याएं हैं, भारत में अधिकांश समस्याओं की जो जड़ में यही आइडियोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आइए, मैन टू मैन मार्किंग, हर नेता को खास जिम्मेदारी दी गई है जो तथ्यों के साथ विपक्ष पर हमला करते हैं। अब आपने संसद देखा होगा, अभी तो विंटर सेशन चल रहा है, उस विंटर सेशन में आपने देखा होगा कि बीजेपी की ओर से अब कुछ नेता ऐसे हैं कि जो डेटा के साथ आते हैं, ठीक है, डेटा के साथ आते हैं, और जो विपक्ष है उसको करारा जवाब देते हैं, और उन पर इसका जवाब भी नहीं बनता है। और इनमें जो है मैं आपको बताऊंगा कौन कौन लोग हैं बाद में जाकर के। अभी दूरदर्शी योजना, नितिन नवीन जैसे युवा नेताओं को अध्यक्ष बनाना और पार्टी के 20 साल की योजना दर्शाता है। अब इन्होंने अपना जो है एकदम युवा जो है 45 साल के करीब के एक नेता है, और उनको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। अब ये जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उधर कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे साहब, अब खड़गे उधर है, लेकिन इन्होंने इनकी जो पार्टी है उसमें ये सोचते हैं कि भाई हम ऊपर के जो है उनमें दिखा दें कि ये एससी है या ओबीसी
है जो अगड़ा पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि वो सिर्फ दिखाना है, पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो वही है कि चलती किसकी है, समझ गए। तो बस वो एक टाइटुलर तरीका का है। व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव, न्यायपालिका से राज्यसभा तक नए इकोसिस्टम से आए लोगों को बदलाव ला रहे हैं। अब जो नए नए लोग आ रहे हैं वो जैसा मैंने आपको बताया कि उसी राइट विंग आइडियोलॉजी के हैं, और आप जो भी लोग इसे देख रहे हो सकता है कि आपकी कुछ और विचारधारा हो। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, अगर आप किसी को कमेंट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अपने गरिबान में भी झांक लेना चाहिए कि आप अपनी अगर नहीं जानते ना तो आप जाकर के अपनी आइडियोलॉजी को पढ़िए, आपकी जो किताबें हैं उनमें वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए ये बकवास करने से पहले अपने गरिबान में झांको, तुम्हारी औकात क्या है। और तुम अगर तुम्हें लगता है ना कि भाई तुम इस तरह के कमेंट करोगे, तो पाकिस्तान में देखो, तुम माइनॉरिटी हो, है क्या तुम माइनॉरिटी हो, तुमने वहां की माइनॉरिटी के साथ क्या किया, तुम एक सिर्फ एक झुंड हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो, समझ गए, भेड़ हो तुम। तो उसके लिए मत जाना। इसलिए मैं कहता हूं कि राइट विंग जो है उसका जो उत्थान है वो होना ही चाहिए, और वो होगा, क्योंकि विभाजन के बाद में ये जो देश है ये सिर्फ हिंदू और उनके संगठन, यानी कि हिंदू जितने भी हैं, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, और चाहे वो जितनी भी जातियां हैं, ये देश उनका है। जितने भी ये जो मजहब है ना, इनका ये देश नहीं है, वो अपना देश ले चुके, और उनको बिल्कुल चले जाना चाहिए था 1947 में। और 1947 के बाद भी 10 साल तक ट्रेन चली थी भारत से पाकिस्तान, समझ गए। उधर के जो हिंदू थे उन्हें आ जाना चाहिए था, आज वो नहीं आए, इसलिए वो पूरी तरीके से वहां खत्म हो गए। अगर यहां से जो थे वो नहीं आए, उसका कभी मैं बात करूंगा, उसका कारण क्या था, वो क्यों नहीं आए, लेकिन ये यहां से क्यों नहीं गए, ये एक बड़ा सवाल है। और आज इन्हें वही समस्या है कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये नहीं करेंगे। अरे तुम्हें पता नहीं था कि जब तुम इस देश में रुक रहे थे विभाजन हो चुका है और हमें यहां से चले जाना चाहिए। भाई अगर तुम्हें नहीं गाना था तो पाकिस्तान चले जाते, अब आप बांग्लादेश में होते या पाकिस्तान में, तो कम से कम आपके सामने चुनौती नहीं आती। तो ये सारी बकैती बंद करिए और आप एक थोड़ा सा लॉजिकल हो जाइए, समझ गए। इससे नहीं चलने वाला कि जो आप किसी के लेकर के कुछ भी बोलते रहते, तो थोड़ा सा समझिए इस चीज को। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी जो आप सोचते हैं। आंतरिक कलह और नेतृत्व संकट, पार्टी के भीतर समन्वय की भारी कमी है और वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया जाता है। मुद्दों पर सहयोग भी, खिलाफ भी। ईवीएम और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने एक साथ छोड़ दिया है। अब आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि जो कांग्रेस ने एक नया आलाप जो लिया था कि भाई वोट चोरी हो रही, पहले तो ईवीएम वाला था, अब ईवीएम वाला आपको सुनने को नहीं मिलता, अब चलता है वोट चोरी। अब जो लॉजिकल लोगों को कह रहे हैं कि भैया जब ईवीएम से हैक कर ही रहे थे तो वोट चोरी की क्या जरूरत है, भाई काम तो चल ही रहा था। तो ये जो है इनकी बातों में कोहेरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए लोग जो है, और तो छोड़िए इनके जो अपने इंडी गठबंधन के जो साथी हैं, जो कश्मीर के जो अमर अब्दुल्ला है, उन्होंने कह दिया कि हमारे इशू अलग है और कांग्रेस के इशू अलग है, वो अपना देखें हम अपना देखेंगे। तो इनके जो अपने सहयोगी हैं वो भी इनको छोड़ करके जो है जा रहे हैं। विचारधारा का भटकाव, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से जो ये रामलीला मैदान में इन्होंने अपनी एक जो रैली की थी वो किया था कि भाई हम अपने जो इशू है, यानी कि जो बनाया है वोट चोरी का, उसको हम लोगों को कन्विंस करेंगे। लेकिन उसका उल्टा हो गया, इन्हीं के लोगों ने बोल दिया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इस टाइप से नारा दिया। और कांग्रेस के किसी भी बड़े या छोटे नेता ने उसको लेकर के ना तो खंडन किया, ना ही तो उसको ये कहा कि भाई हमारा व्यक्ति ये नहीं है, कुछ उसमें ज्यादा खंडन आया नहीं। अब ये जो है इन्होंने ये जो इनकी जो ये पूरी रैली थी, इसने बैकफायर कर दिया, इनके लिए फायदा कुछ नहीं नुकसान हो गया। अब देखिए इकोसिस्टम विघटन, एक रणनीतिक विश्लेषण। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था मैं तुम्हारे इकोसिस्टम तोड़ दूंगा, तुम्हारे इस इकोसिस्टम को तहस नहस कर दूंगा, यानी कि 2014 में यह बात बोला था। कि इसका मतलब तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इनके मन में यह था कि हम इनकी जमीन को इनके नीचे से खींच लेंगे, हमें बहुत जल्दीबाजी है नहीं, क्योंकि हम जो है बात जो हम जो कार्य करेंगे वो ऐसे होंगे कि आने वाला अगर कोई धिम्मी आता भी है तो वो इसके इकोसिस्टम को दोबारा से जमा ही ना पाए। तो इस तरीके से इलाज पूरा करेंगे। संसद का संग्राम, भाजपा की मैन टू मैन मार्किंग, यानी कि भाजपा ने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाजपा ने कि भाई आपको इस व्यक्ति को काउंटर करना है, आपको विपक्ष के इस व्यक्ति को काउंटर करना है। तो भाई चुने गिने चुने नेता हैं जो बोलते हैं संसद के अंदर, लेकिन उनको ही मार्किंग कर लिया। अब उनकी लगातार अच्छे से बैंड बजाई जा रही है, क्योंकि जिनके घर खुद शीशे के हों दूसरों पर पत्थर नहीं मारते, इसलिए क्योंकि विपक्ष ने ऑलरेडी इतनी सारी अपनी खाई खोदी हुई है। तो अब उन्हें वो क्या, अगर उनके अंदर ये होता कि भाई हमें जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे अलग तरीका की बात करनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आज वो फिर दोबारा से बैक हो रहे हैं। जो उनके नेताओं ने, कभी नेहरू जी ने या फिर जो उनके पिता हैं उन्होंने जिस बात का विरोध किया, या इंदिरा जी ने जिस बात का विरोध किया, आज जो कांग्रेस के नए युवा हैं वो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो जाति के विषय पर बात हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, लेकिन अब वो उल्टा कर रहे हैं। इसीलिए भी मार्किंग होनी बहुत जरूरी है। भाजपा ने संसद में रक्षात्मक के बजाय आक्रामक और लक्षित दृष्टिकोण अपनाया है। हर नेता को एक विशिष्ट भूमिका और शोध आधारित जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के भीतर एक अभूतपूर्व सिंक्रोनाइजेशन और ऑर्डिनेशन है। हमले को व्यक्तिगत बनाने और उन्हें तथ्य और ऐतिहासिक संदर्भ के साथ प्रमाणित करना, यानी कि डेटा के साथ आते हैं। अब बीजेपी के जो नेता है, क्योंकि 1 to 1 मार्किंग कर दी है कि भाई आपको इस अमुक नेता के साथ में ये डिबेट करनी है, या इसके जो तथ्य हैं जो ये लेकर के आया है इसका जवाब देना है, आपको तथ्यों के साथ में देना है। यह रणनीति विपक्ष को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती है, जिससे वे अपने मूल मुद्दों से भटक जाते हैं।
निशिकांत दुबे, शोध आधारित हमलों का नया मॉडल। दुबे को कांग्रेस के ऐतिहासिक कुकर्मों पर शोध करने और उन्हें संसद में तथ्यों और तरीकों के साथ उजागर करने का विशेष कार्य सौंपा गया। अब दुबे जो है, उनका तो नाम खैर निशिकांत दुबे जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वो पिछले 3 से 4 जब ये जो सेशन हुए हैं पार्लियामेंट के, उनमें उन्होंने कांग्रेस के अच्छी खासी खटिया खड़ी की है, और उन्होंने ये जो पॉलिटिकल डोकरम है, इस डोकरम से अलग जाकर के एक इसको तोड़ दिया है। अब उन्होंने कहा कि भाई अब सीधी सीधी बात होगी, क्यों? क्योंकि जो राहुल गांधी है, कांग्रेस के जो नेता है या अब एलओपी बन गए हैं, वो भी इसी तरीका के व्यक्तिगत अटैक करते हैं। तो अब हम जो है वो सारा कुछ मर्यादा भूल करके अब तथ्यात्मक बात होगी, कुछ बात छुपी हुई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल जो आपकी जो प्रतिद्वंदता होनी चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल आपके वैर यानी कि दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, तो ये याद रहे। तो न्यायपालिका पर हमला, कांग्रेस द्वारा जजों की नियुक्ति कैसे की गई, इस पर विस्तृत शोध प्रस्तुत किया गया। ईवीएम का इतिहास, राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि उनके पिता राजीव गांधी ईवीएम लाए थे जब कांग्रेस ने बूथ लूटने का आरोप लगाया था। ये कहा था जो मैंने आपको बताया है। अब है परिणाम, कांग्रेस के तथ्यात्मक सवालों का जवाब नहीं दे पाई, जिससे वे उन्हें रक्षात्मक होना पड़ा। जब नहीं दे पाती कांग्रेस या उनके जो दल हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो चुप बैठते हैं या तो फिर संसद छोड़ करके बाहर निकल लेते हैं, या हो हल्ला करते हैं, तख्ती लेकर के बैल में आ जाते हैं। अमित शाह का अग्रेसन, अमित शाह की रणनीति केवल आक्रामक भाषण देना नहीं, बल्कि विपक्ष के हर हमले को चुन चुनकर जवाब देना और अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करना है। तुम मुंसिफ लगे हो यहाँ पर। उन्होंने ये जब बोला था, जब राहुल गांधी ने क्वेश्चन पूछा था उनसे, और फिर उन्होंने कहा था कि जो मैं पूछ रहा हूं उसी का जवाब देना, या उसी तरीका से जवाब देना जैसा मैं चाहता हूं। तो फिर जो अमित शाह है, उन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा था कि तुम क्या मुंसिफ हो कि जो आप चाहते हो मैं उसी तरीका से जवाब दूं। ये संसद की डिबेट है, छोटी छोटी क्लिप आप देख लेना इन्हें भी। समन्वय, कंगना रनौत द्वारा उठाए गए सोनिया गांधी की नागरिकता के मुद्दे को अमित शाह ने तुरंत संसद में उठाया, और यह दर्शाता है कि पार्टी एक इकाई के रूप में काम कर रही है। यानी कि एक संसद जो है सवाल उठाता है, और फिर जो भी उस मंत्रालय से रिलेटेड है, वो मंत्री आकर के उसका जवाब देते हैं। प्रत्येक चुनौती, राहुल गांधी के हाथ कांप रहे थे वाले सवाल। उन्होंने कहा था कि जब अमित शाह खड़े थे या मैं सवाल पूछ रहा था, तो उनके हाथ कांप रहे थे, तो जवाब देते उन्होंने कहा कि एक एक सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अपने पैटर्न बनाकर दूंगा, मैं किसी के ये नहीं कि आप ऐसा कहोगे तभी मैं उसका जवाब दूं। राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि बाप रे बाप, अमित शाह ने पूरी तरह से कांग्रेस को छील कर रख दिया। यानी कि ये इकोसिस्टम के पार्ट है, याद रखना। जो राजदीप सरदेसाई हो, या जो इंडिया टुडे हो, या आज जो अपना ये इंडिया टुडे हो, या आज तक ग्रुप जो जितना भी है, ये इंडिया टुडे का जो पूरा ग्रुप है वो हो, या फिर लल्लन टॉप, ये सारे के सारे इकोसिस्टम के ही पार्ट हैं। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक बढ़त, शाह के आक्रामक रुख ने विपक्ष को विशेष रूप से राहुल गांधी को सदन से बाहर जाने पर मजबूर किया। जब इनकी क्लास लगने लगी, तो आपने वीडियो देखा होगा कि अपने सारे सांसदों को लेकर के राहुल गांधी बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। इसकी भी वीडियो आई थी। विपक्ष का आत्मविश्वास, रणनीतिक और नेतृत्व का संकट, विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस बाहरी हमलों से ज्यादा अपने आंतरिक विरोधाभासों और नेतृत्व की भ्रम की स्थिति में से पीड़ित है। अब क्या दिक्कत यह है कि कांग्रेस की जो सत्ता है वो भारत के अंदर मोर देन 50 ईयर से ज्यादा चली, यानी कि 50 साल से ज्यादा शासन अगर टोटल जोड़ लिया जाए, जितने भी टुकड़े टुकड़ों में है उसको जोड़ भी लिया जाए, तो 50 साल से ज्यादा शासन किया है। अब दिक्कत यह है कि जो कांग्रेस है, क्योंकि आजादी के बाद में जो है नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री बनाया गया, और उनको जो प्रधानमंत्री बनाया गया, तो पहली बार जब बनाया गया था तो कोई चुनाव हुए नहीं थे, और फिर उसके बाद जब चुनाव भी हुए, तब वो बताए जा रहे हैं कि भाई वो सारे के चुनाव जो थे कहीं ना कहीं रग भी थे, उनमें या तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, या फिर मतलब गड़बड़ झाला है। उनके बयान ऑलरेडी संसद में जितने भी हैं वो उनके पास हैं, तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज है। अब आप एक परिवार की पार्टी हैं, बीजेपी क्या है, कैडर पार्टी है। तो इसमें क्या है कि अगर ऐसा नहीं है कि जो लाल बहादुर शास्त्री हुए, या फिर आपके जो आडवाणी हुए, या फिर कोई भी, ऐसा नहीं कि उनके परिवार से आने वाले ही एक नेता की एक लाइनेज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि उनका परिवार कोई लोग अब ना हो, और बीजेपी की यही जो खासियत है वो उसको आगे आने वाले टाइम में और स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है, क्योंकि जो परिवारवाद है अब भारत के जो लोग हैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा या बेटी हूं, इसलिए मैं उसके जैसा दिखती हूं, इसलिए मुझे, अब भारत के लोग ये सब ढोने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नई जनरेशन आई है, वो कहते हैं कि तुम बन सकते हो तो मुझ में कौन सी कमी है भाई, मैं तुमसे कम योग्य हूं क्या। तो ये जो सवाल है, काउंटर क्वेश्चन जो है वो आने शुरू हो गए हैं, तो ये सारा चलने वाला नहीं है। भाजपा, रणनीतिक दिशाहीनता, बिहार चुनाव में 70 में से केवल 6 सीटें जीतने के बावजूद पार्टी ने हार पर मंथन करने के बजाय जो अभी रैली हुई है उस तरीका की जो उन्होंने बकैती की है जाकर, और वो उन्हें उल्टा भारी पड़ गया है। नेतृत्व का भ्रम, संसद में पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि वे बोलेंगे। सुरजेवाला ने खड़गे को बैठने के लिए कहा, अब हमारे बाबा बोलेंगे। मतलब यह है कि मतलब एक कमेंट है, कहा कि वे बोलने वाले थे तो जो अध्यक्ष हैं वो, लेकिन राहुल गांधी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बेशक वो अध्यक्ष हो, लेकिन परिवार में चलती किसकी है, पैसा आप ये समझिए, ठीक है, पीछे से। तो ये जो है राहुल गांधी फिर खड़े हुए, जगह उनका जो नंबर था वो काट दिया। ये भी दिखाता है कि पार्टी के अंदर जो है कोहेरेंस की कमी भी है, और दिखाने वाले और जो वास्तव में है वो वास्तविकता दिखने से बिल्कुल अलग है।
ईवीएम पर एकाकी कांग्रेस जब सहयोगी भी के साथ छोड़ गए। मैंने जैसा कि बताया कि ईवीएम का साथ जो छोड़ क्यों गए हैं, क्योंकि अब उन्होंने वोट चोरी का जो एक नारा लगाया है और ईवीएम इसमें कहीं खो गई है। कारण यह है कि ईवीएम और वोट चोरी दोनों एक साथ चल नहीं सकते। अगर आप कहोगे कि ईवीएम हैक है तो फिर वोट चोरी की क्या जरूरत है, अगर वोट चोरी हो रही है तो फिर ईवीएम की क्या जरूरत है, तो दोनों मुद्दे साथ चल नहीं सकते। अब दिक्कत यह है कि अगर दोनों को साथ लेकर के नहीं चलते हैं तो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर वो ईवीएम हैक कर ही रहे थे तो वोट चोरी की क्या जरूरत है। समझ गए बात? तो इसलिए ये अपने ही उसमें फंसते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि इंडिया अलायंस के जो और राजनीतिक दल है वो इनके साथ में ये वोट चोरी वाले मुद्दे से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज एक और है कि वोट चोरी वाला जो मुद्दा है वो बिहार के अंदर चल नहीं पाया, क्योंकि बिहार में इनकी जो है एक ऐतिहासिक हार हुई है। और यही कारण अब आपको देखने के लिए मिलेगा आपको बंगाल के अंदर भी। वैसे तो राहुल गांधी को घुसने नहीं देती ममता बनर्जी बंगाल के अंदर, लेकिन अगर राहुल गांधी वहां जाकर के उनके साथ कोई अलायंस बनाते हैं, वैसे बनाएंगे नहीं और ना वो बनाने देंगे, इसीलिए वहां पर ये मुद्दा चलने वाला है नहीं वोट चोरी वाला। अब यही समस्या जो है राहुल गांधी के सामने आएगी कि फिर यूपी के अंदर, और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी की सरकार आने वाली है, इसका भी आप समझ लीजिए। आप जब आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो है कि बिल्कुल सरकार आएगी। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने कहा था कि भाई बेशक ईवीएम या वोट चोरी वो कांग्रेस के मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। सुप्रिया सूले जो है एनसीपी की, उन्होंने भी कहा था कि ईवीएम और वोट चोरी उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, उनके मुद्दा बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक नेशनल पार्टी है अभी भी, तो उसके जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय दल जो होते हैं उनके जो मुद्दे होते हैं वो क्षेत्रीय होते हैं। इसलिए जो एनसीपी जो है वो अपने मुद्दे उनके अलग हैं और ये जो कांग्रेस है उसके मुद्दे अलग है। टीएमसी जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि भाई हम इस मुद्दे से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे भी वो राहुल गांधी के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब भारत जोड़ो या तोड़ो जो भी यात्रा थी उसमें भी उन्होंने राहुल गांधी वेस्ट बंगाल के अंदर उनको ये रैली करने नहीं दी थी, आपको अच्छे से याद होगा। सहयोगी दल उसी ईवीएम से जुड़े जीतकर सत्ता में आए हैं, इसीलिए वो इसका साथ दे क्यों नहीं रहे, उसकी दो ही वजह है। क्योंकि अधिकांश जगह पर वो ईवीएम से चुन करके ही आई। जैसे अभी कश्मीर के अंदर चुनाव हुए तो वहां पर अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो जीत करके आई है, तो वो अब ईवीएम पर सवाल कैसे उठाएंगे, इसीलिए। और दूसरा कारण ये भी है क्योंकि वो क्षेत्रीय दल है, उनके मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। अब है नेतृत्व जैसे जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं। राहुल गांधी कच्चे घड़े की तरह हैं जिन्हें चुनाव प्रक्रिया का कोई समझ नहीं है, उन्हें आसानी से कुछ भी बताया जा सकता है। अब मैंने कल एक वीडियो बनाई थी तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि राहुल गांधी जो है ऐसा मानते हैं कि उनके आसपास जो है उनको कम्युनिस्टों ने घेरा हुआ है, कम्युनिस्ट विचारधारा के इन्फ्लुएंस में वो है और इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और उनको जो है ना जो जमीनी हकीकत है राजनीति की उसकी इतनी समझ है नहीं, और यही कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी है या राहुल गांधी जो है वो इतने सक्सेस हो नहीं पा रहे हैं पॉलिटिक्स में। बिहार की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने सभी कांग्रेसी विधायकों को बुलाने के लिए कहा, जब केवल 6 विधायक आए उन्होंने आश्चर्य हुआ। बस इतने ही उसे पता चलता है कि उन्हें अपनी ही पार्टी की जमीनी स्थिति नहीं पता, जबकि पता है कि उनके विधायक ही वहां पे इतने हैं 6, तो उन्होंने सोचा कि ज्यादा है शायद हमारे, तो इसका मतलब है कि कनेक्ट नहीं है ना, वो अवेयरनेस नहीं है उनको, और यही कारण है उनकी जो है असफलता का। मैंने आपको बताया था कि लगभग 21 साल से वो राजनीति में है और 95 डिफीट्स उनकी हो चुकी हैं, तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी या तो उसको सीरियस लेते नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों है। अब देखते हैं, ये माना जाता है कि उनकी आईटी सेल उन्हें खुश करने के लिए गलत जानकारी देते हैं जिससे उन्हें सच में लगाता है कि वह वोट चोरी हो रही है। अब हो सकता है कि राहुल गांधी खुद ऐसा ना मानते हो, लेकिन जो उनका आईटी सेल है ना, वो ऐसा करता हो कि भी राहुल गांधी को। और मैं आपको बता दूं जो आईटी सेल है, मैंने कल वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में ही उस परिवार में एक दरार आ रही है, जहां पर दो ध्रुव बने हुए हैं। एक ध्रुव चाहता है कि सोनिया जो प्रियंका गांधी है उनको ही अब जो पार्टी की कमान सौंप दी जाए, और दूसरी जो ध्रुव है वो बताता है कि नहीं राहुल गांधी सही है, एक दिन आएगा कि हमारी पार्टी जीत जाएगी उन्हीं के नेतृत्व में। लेकिन मैंने आपको ये उस टाइम पे भी मैंने ये बताया था कि जो ये मानते हैं कि जो प्रियंका गांधी है उनको कमान संभालनी चाहिए, उसमें आईटी सेल के जो प्रमुख है वो भी शामिल है। अब समझिए आप, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई राहुल गांधी की इमेज खराब करें और बाद में वो खुद ही मतलब इरिलीवेंट हो जाए, समझ गए। हो तो गए ही है। भाजपा की रणनीति केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं है, इसका असली लक्ष्य उसे इकोसिस्टम को पूरी तरह से बदलना है जो दशकों से कांग्रेस द्वारा पोषित किया गया है, जिसमें न्यायपालिका, मीडिया और नौकरशाही शामिल है। तो इसमें ये तीनों जो शामिल है बहुत बड़े अंग है, मैंने जैसे आपको बताया, मीडिया और न्यायपालिका और नौकरशाही। क्लियर है ये? देखिए, धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण, यह समझना कि एक सिस्टम एक दिन में न तो बनता है और न ही टूटता है। संस्थागत परिवर्तन, राज्यसभा में संख्या बल बढ़ाकर नई नियुक्तियों के माध्यम से संस्था के स्तर को बदलना है। जैसे मैंने बताया था कि जब 14 में सरकार आई थी तो हम चाहते थे कि भी जल्दी से सरकार शायद करिकुलम में बदलाव करेगी, लेकिन कहना कि इको सिस्टम जो होता है वो एक पाइपलाइन है, तो जिसमें इन्होंने जब तक 50 साल से ज्यादा शासन किया है, या कांग्रेस नहीं थी तो कांग्रेस की मेंटेलिटी वाले दूसरे दल ऑलरेडी थे वहां पे, तो वो ऐसे ही लोग जो है सिस्टम के अंदर थे। क्लियर? अब इनको साफ करने में टाइम लगेगा, जैसे जैसे ये रिटायर होंगे या आगे निकलते जाएंगे तो नए लोग जो है उस राइट विंग के जो मेंटलिटी के लोग हैं वो इसमें आगे आएंगे। विचारधारा का विस्तार, एबीवीपी जैसे संगठनों के माध्यम से एक नई पीढ़ी की तैयारी करना जो कि वैचारिक रूप से भाजपा और संघ के साथ जुड़ी हो। तो इस तरीका से एक आम के पेड़ भी 5 साल में फल देता है। वो बताते हैं कि भाई इससे तुलना कर रहे हैं कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, कि टाइम लगता है, और वैसे भी पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो धीरे धीरे ही चेंज होता है, यानी कि अगर पैराडाइम शिफ्ट करना है तो स्लोली ही आएगा, एक साथ कुछ नहीं होगा। तो 2014 में एक छोटा सा हमने एक पेड़
लगाया, वो इतना बड़ा पौधा बना और अब धीरे धीरे से वो एक वृक्ष बन गया है और अब उसमें फल लगेंगे। और फल क्या होंगे? राज्यसभा में इनका बहुमत होगा, न्यायपालिका में जो राइट विंग या अपनी जो संस्कृति और अपनी सभ्यता पर जो गर्व करने वाले लोग हैं उस तरीका के लोग न्यायपालिका तक पहुंचेंगे, नौकरशाही में पहुंचेंगे और धीरे धीरे से जो हमारी सभ्यतागत जो उत्थान है वो होना प्रारंभ हो जाएगा। भविष्य का नेतृत्व नितिन नवीन और भाजपा के 20 साल की राजनीति। नितिन नवीन का भाजपा अध्यक्ष के रूप में चयन यह दर्शाता है कि पार्टी अगले 20 वर्षों के लिए नेतृत्व के लिए तैयार है। उनकी आयु 45 वर्ष है, यानी कि वो एक तरीका से युवा है। पृष्ठभूमि संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से गहराई से जुड़े हुए हैं। बिहार में युवा मोर्चा की जबरदस्त इनकी पकड़ है। योग्यता छत्तीसगढ़ जैसे कठिन राज्य में पर्यवेक्षक के रूप में इन्होंने जीत दिलाई थी। और रणनीतिक संदेश योग्यता की प्राथमिकता यह दिखाता है कि भाजपा परिश्रम, पकड़ और वैचारिक प्रतिबद्धता को देखती है, न केवल जातीय समीकरण को। कोर टीम को बनाए रखना, अमित शाह की स्थापित कोर टीम को डिस्टर्ब किए बिना एक नया प्रतिभाशाली जो नेता है उसको जगह दी गई है। क्लियर है? तो यहां पर दो चीज जो है स्पष्ट होकर के सामने आती है। एक तो जो बीजेपी है उसकी जो विचार है और दूसरा जो है उसका जो मेंटेलिटी है कि उन्हें जो बदलाव करने हैं वो बहुत स्लोली होने चाहिए। यानी कि समाज में बिना कोई टर्बुलेंस के अगर हम अचानक से बदलाव करते हैं तो समाज उसके लिए तैयार होता नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल बदलाव है वो समाज से जुड़े हुए होते हैं और जैसे ही पॉलिटिकल जो बदलाव है वो समाज पर आते हैं तो समाज उन्हें जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाता। तो उसके पहले समाज को जो है उसके लिए सहज बनाना पड़ता है। जब समाज सहज हो जाता है तभी वो बदलावों को स्वीकार कर पाता है। और यही शायद इनकी रणनीति है कि हम 35, 30, 40 साल में जाकर के पूरी तरीका से 100% उसको चेंज कर देंगे। क्लियर है? विचार का विस्तार अरुणाचल से लेकर पटना तक भाजपा का इकोसिस्टम सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से भी जमीनी स्तर पर अपनी जड़ें जमा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, जय श्री राम। चीन की सीमा पर स्थित राज्य में मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम के नारे लगे और यानी कि वहां पर एक मस्जिद का जो है वो एक इशू था। वहां पर भी जो है हिंदुइज्म या फिर जो हमारी सिविलाइजेशन है उसका जो उत्थान है वो देखने के लिए मिला। और वो सजोली की शायद वो मस्जिद है, मस्जिद कोई, तो वो मस्जिद को जो है इन्होंने कोर्ट ने आदेश दिया ये गिरा करके उसे रहेंगे। पटना विश्वविद्यालय, एबीवीपी की जीत। एबीवीपी ने एक छात्र को अध्यक्ष पद का चुनाव जताया जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए 5,000 रुपए भी नहीं थे। यह दिखाता है कि संगठन जमीनी स्तर पर प्रतिभा को कैसे पहचान और बढ़ावा दे रहा है। सरकार तो उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। ये पुराना एक इकोसिस्टम था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया मोदी जी ने बोला था कि सरकार भी हमारी होगी और सिस्टम भी हमारा होगा और हम तुम्हारे सिस्टम को तोड़ कर रख देंगे। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे से ये जो सिस्टम है इसको पूरी तरीका से कब्र खोदकर इसको दफना दिया जाएगा आने वाले समय में, जो कि भारत की सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। कारण ये है कि अगर मैं इससे इतर हट करके आपसे बात करूं थोड़ी सी, तो कारण ये है कि हमारा जो हम हिंदू हैं उनके लिए एकमात्र देश जो है वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का जो बंटवारा है 1947 में ऑलरेडी हो चुका है। जो यहाँ पर मजहबी लोग थे जिन्हें हिंदुओं के साथ नहीं रहना था, मांग उनकी थी, हिंदू की मांग नहीं थी देश का विभाजन, मांग उनकी थी जिन्हें अलग देश चाहिए। उन्होंने अलग देश ले लिया और फिर यहीं के यहीं पे रह गए, यानी कि ज्यादा यहां से गए नहीं। वहां पर थोड़े से मुसलमान गए और वहां पर जो हिंदू थे उन जो 30%, 20% जो हिंदू थे धीरे धीरे उनको खत्म कर दिया। लेस देन 1% हिंदू वहां पर बचे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। कुछ लोग होंगे आपको यूपीएससी के क्षेत्र में या फिर तथाकथित जो कूल दिखने के लिए बताते थे कि भाई नहीं नहीं ये तो राइट विंग के हैं, अरे पॉलिटिकल मामला है। पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये सर्वाइवल मामला है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिविलाइजेशन उत्थान है। अगर मैं तो बीजेपी या कांग्रेस इसका कोई मैटर नहीं करता, पार्टी के नाम महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी की आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस क्या आइडियोलॉजी है आप देखिए, उन्होंने जितने काम किए हैं हिंदू सिविलाइजेशन या हिंदुओं के लिए क्या काम किए हैं। और इसके इतर आप आइए, इसके इतर आप आइए तो बीजेपी ने क्या काम किए हैं। तो हमें अपनी सिविलाइजेशनल उत्थान चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या तो हम डेवलपमेंट का करेंगे, क्या तो हम जॉब का करेंगे क्या मतलब उसका। तो इसलिए मेरा मानना है कि पहली तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी सिविलाइजेशन, देश की एकता। और जिन लोगों ने भाई अंग्रेज यहां पर हमें मार पीट के गए उनके लिए रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, उनके लिए क्यों माइनॉरिटी होना चाहिए। मुसलमान यहां पर जो विभाजन कराया देश का, और उन्होंने उनका अगर पुराना इतिहास देखो 712 से लेकर के 1947 और आज भी 2025 में भी आए दिन आप लैंड जिहाद, लव जिहाद और इस तरीका के जो केस है वो देखते हैं। तो अगर जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए क्यों उन्हें माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए। उनके देश है ना अपने 57 से ज्यादा इस्लामिक कंट्री है और उस इतने ही जो है क्रिश्चियन कंट्री है, तो उनके लिए कोई माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए। इस देश में जब सेकुलर देश है तो सेकुलर देश में कोई माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए, सबके लिए समान अधिकार हो। और जब ये यहाँ पर रह गए हैं तो इनके लिए वो ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। आपको पता था ना, आपको पता था कि ये देश जो है विभाजन हो चुका है और हमें अगर इसकी आइडियोलॉजी पसंद नहीं है तो हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए या बांग्लादेश चले जाना चाहिए। और आज भी मौका है, आप चले जाइए, आप अभी भी चले जाइए ना, कि आपके ऊपर पाकिस्तान जाना आपका फर्ज है। यहां तो जो रह रहे हैं वो सिर्फ मानवता के आधार पर है। यहां ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे, तुम्हारा नहीं है। आप ये मत सोचो कि आप किसी के घर में भी जाकर बोलोगे कि अरे हम तो ये नहीं खाएंगे, अरे वो आपको बुला थोड़ी ना खाने के लिए।
आपको नहीं पसंद है तो निकलो, आप कहीं दूसरी जगह देखो, अपना जहाँ आपका घर है वहाँ बना के खाओ, जो अच्छा लगे वो खा लीजिए आप। तो फ्रेंड्स यही था आज का मुद्दा, और मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम तोड़ना बहुत जरूरी है अगर हमें सर्वाइव करना है। तो इस वाले जो ओल्ड इकोसिस्टम है इसको ब्रेक डाउन करके और सिविलाइजेशनल उत्थान बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए। और कुछ लोग आते हैं इसमें नीचे कमेंट करते हैं और उन्हें लगता है कि वो ज्यादा वो है, अरे तुम कुछ भी नहीं हो बेटा, इसलिए इन कमेंटबाजी ने बंद करो, सुनना है सुनो, नहीं तो पहली फुर्सत में निकलो। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।